बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। इस वक्त हम बात करेंगे पूरी दुनिया में जो मैं ये कहूँगी कि जो जंग के असरात जारी हैं और जो जंग ख़ास तौर पे ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता हफ्ते जो इस पे एक डायलॉग का सेशन इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ, उसमें 21 घंटे गुजरने के बाद वो अपेरेंटली अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन एक गुंजाइश ज़रूर रहती है हमेशा मुज़ाकरात के लिए। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त बनती है वो ये कि इस वक्त अमरीकी जरीदे भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमरीका के मुज़ाकरात जुमेरात को इस्लामाबाद में दोबारा हो सकते हैं, दोबारा कोई राउंड हो सकता है। अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने के एहलकार उनको कोट किया गया है। उसके अलावा जो रॉयटर्स है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वापस इस्लामाबाद आ सकते हैं, और ये जो दिन बताया जा रहा है वो जुमेरात का है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, जहाँ पे एक राउंड हुआ, उसमें जो डेडलॉक बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आया है। ईरान ये चाहते हैं कि जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर उसको डिले करने की बात होती है अमेरिका की तरफ से यूरेनियम इन्रिचमेंट को भी लेके खास तौर पे, तो वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, जबकि अमेरिका की जो शर्त है वो ये बताई जा रही है कि वो 20 साल के लिए है। तो यहाँ पे एक डेडलॉक आया और ये वजह बनी जहाँ पे ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो तज्जिया कर रहे हैं उनका तज्जिया ये कि इस वक्त अमेरिका को खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को एक शदीद ज़रूरत है कहीं ना कहीं पे उस पॉइंट पे पहुंचने की जहां पे वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, इस जंग से बाहर निकल सकें। तो उसके लिए जो दूसरा राउंड है वो बहुत ज़रूरी है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान वो आज का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेर ही सेड के इस वक्त तेहरान को बहुत ज़रूरत है हमसे मुज़ाकरात करने के लिए, और उसने हमें फिर से अप्रोच किया है। वो डेस्परेटली ये चाहते हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ, लेकिन ईरान जो है वो अपने मौके पे बरकरार है। अब दूसरी जो मज़े की बात आज ये हो चुकी है, सिचुएशन इस तरफ भी जा चुकी है जहाँ पे नेवल ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो अब इसमें एक और बात वो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले भी कहा कि मेरी टीम वापस पाकिस्तान जाएगी। कुछ जो हमारे तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद ही पाकिस्तान आ जाएं। तो ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये तो एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दूसरी तरफ से ईरान ने बंद कर रखा था। अब नेवल ब्लॉकेड ये यूएस की तरफ से भी कर दिया गया, जहाँ पे आपकी शिप्स, आपके ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये पूरा जो एक ट्रेड रूट है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, और वहाँ पे आप अगर मैं आसान अल्फाज में अपनी ऑडियंस को समझाऊं तो कश्तियाँ मुकम्मल तौर पे फंस चुकी हैं। तो ये सिचुएशन मज़ीद किस तरफ जाती है, ये एस्केलेशन तो हम देख ही रहे हैं इसमें, लेकिन इसको हल करने के लिए जो मुज़ाकरात की बात है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे मुझे जो मज़े की बात लग रही है वो ये वाला तज्जिया या ये वाली ख़बरें कि मज़ीद वफूद आ सकते हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं, इस बात की भी कहीं ना कहीं पे हमें हवा सुनाई दे रही है। बहरहाल ये सब टॉपिक्स हैं मेरे प्रोग्राम के, इसके अलावा भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, और इस सब पे बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम में आई वुड बी हैविंग मिस्टर शमशाद खान विद मी। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात चल रही है वो ये है कि कोई दूसरा राउंड हो सकता है मुज़ाकरात का। पहला तो फॉर ऑब्वियस रीज़न सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन देयर इज़ स्टिल सम रूम कि अब बेहतरी हो सकती है और वो डायलॉग वापस हो सकता है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जुमेरात को ही इस्लामाबाद के अंदर वापस डेलीगेशंस आ सकते हैं और ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। डू यू सी दैट हैपनिंग सर? देखिए, अच्छी बात है अगर डायलॉग रिज्यूम हो जाता है, लेकिन डायलॉग पहले की तरह नाकाम रहेगा अगर दोनों साइड्स यानी ईरान और अमेरिका, इनकी हुकूमतें जो हैं उनके ऑफिशियल पहले से जो इख्तलाफी पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं करते। अच्छा। क्योंकि ये कोई पिछली दफा भी यही हुआ है कि वो हाई लेवल वाइस प्रेसिडेंट आ गया और उनका स्पीकर आ गया, उस लेवल पे सिवाय अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस होती हैं वो रिपीट करने के और कुछ नहीं हुआ। तो बेहतर ये होता है हमेशा, मैंने चूंकि इस किस्म के बहुत डायलॉग किए हैं और बड़े सक्सेसफुली किए हैं, अच्छा। कि आमतौर पर बड़े लोगों तक चीज ले जाने से पहले हमें ऑफिशियल लेवल पर बैठकर आपस में दोनों साइड पॉइंट्स पर एग्री कर जाते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स तक पहले बना लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट साइन होना होता है वो पहले से बन जाता है, और ये बहुत दफा हमने किया है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किया है। इस मामले में मुझे लगता है बिल्कुल वो बात हुई है जो जनरल मुशर्रफ ने किया था, कि वो किसी तैयारी के बगैर, किसी ऑफिशियल लेवल जो थी काम करना, उसके बगैर वो वाजपेयी को मिलने आगरा चला गया था, और नतीजा वही हुआ था
जो ये मौजूदा ईरान और अमेरिका की बातचीत का हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं तो जाहिर है कि इनको नहीं बता सकता, ये हमारे लोग जो मेजबान थे, ये उनका काम था कि या वो दोनों साइड्स के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग पहले से करके जो पॉइंट्स हैं, जो कन्फ्लिक्चुअल पॉइंट्स हैं, उन पे एग्रीमेंट पहले से करना होता है, ताकि वो सब कुछ दूर करके जब बड़े लोगों को जब बिठाया जाता है तो उस वक्त फिर हर चीज जो मुत्तफिक होती है वो सामने आती है, फिर एग्रीमेंट अच्छा निकलता है। ये बात ठीक मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा शमशाद साहब, जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये भी चल रही है, जैसे मैं साजिद तारड़ साहब को अगर कोट करूं, हिज ट्वीट सेज chatter is everywhere in Washington DC that President Donald Trump is going to Islamabad himself to meet Irani delegation to finalize the Islamabad Accord. सर, ये जो इंफॉर्मेशन है इस पे हम यकीन कर सकते हैं या ये भी चैटर ही है? देखिए, चैटर ही है और बहुत चैटर हो रहा है। ये जब अच्छा। जब से ट्रंप आया है, सिवाय चैटर के और किसी किस्म की सिफारतकारी नहीं हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि देखा जाए तो किसी लिहाज से जो कुछ भी हो रहा है वो गुंडागर्दी हो रही है। इन द सेंस कि जब से ट्रंप आया, इसने पहला काम जो वेनेजुएला में किया था, वहां के प्रेसिडेंट को उसकी बीवी समेत किडनैप करवाया, यानी या सोए हुए कमरे में से उठा के वो लाके अमेरिका ले आया। ये गुंडागर्दी से अलावा और कुछ नहीं चीज है। तो इसी तरीके से वो ईरान पे, जिस तरह हमारे वजीर आजम ने ट्रंप को कहा था कि तुम नोबेल प्राइज तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुमने इंडिया और पाकिस्तान का पीस करवाया है, जो कि बात गलत थी। वो ये अमेरिका ने नहीं करवाया था, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वो मार्का हक में जो विक्ट्री हासिल की थी वो हमने जीती थी। वो बाकायदा कोई अमेरिका के कहने से हमने कुछ हासिल नहीं किया था, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जंग जीती थी। तो उस पे वो कह के जी तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इतनी तारीफ की थी, खुशामद की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसकी, कि अगले ही दिन उसने ईरान पर हमला कर दिया 28 फरवरी को। और वो हमले में पहला जो टारगेट था वो 170 मासूम बच्चियां स्कूल की थी। मिनाब में ईरान का शहर था, जो कोस्टल टाउन था, वहां पे 170 बच्चियों को शहीद किया गया था। तो ये कर रहा है, गुंडागर्दी से कम बल्कि जुराइम कर रहा है। और इसका जो शागिर्द है दूसरा शैतान नेतन्याहू, वो हालांकि सीज फायर हो चुका था, और जो कुछ लेबनान है या जो दूसरे ममालिक के भी वॉर थिएटर का हिस्सा है, सीज फायर सब केबल था, मगर वो बराबर लेबनान में उसने अपना एग्रेशन जारी रखा। और गालिबन ये 2 दिनों के अंदर उसने 300 ईरानी मासूम बंदे मार दिए गए हैं। सर, 100 से ज्यादा हमले किए विद इन 24 आवर्स। बिल्कुल, तो ये है। तो ये जब चीजें हो रही हों तो अमन नहीं आ सकता। ये तो इस बंदे के जो अमेरिका के लोग हैं उनका फर्ज बनता है कि वो देखें कि उनका सदर क्या कर रहा है। ये पहली दफा है कि एक अमेरिका का सदर यहां तक उसने एक धमकी दी थी ईरान के बारे में कि मैं इनकी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, तहजीब खत्म कर दूंगा। ये कभी किसी अमेरिका के सदर ने नहीं पहले कहा था, और वो भी ऐसे पब्लिकली आके। या बिल्कुल, ये गलत बातें हैं। यानी इसमें कोई स्टेट्समैन वाली बात नहीं है, इसमें कोई ये सियासतदान नहीं है। असल चीज ये है कि ये अमेरिका के लोगों को भी देखना चाहिए कि ऐसे बदकार किस्म के लोगों को सदर तो ना मुंतखब करना वो तो सर हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इवन एंटिसिपेट भी ये कर रहे हैं कि जो अब मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अहेड ऑफ दिस वॉर। तो सर दूसरी तरफ अगर मैं ये बात करूं, अगर नेवल ब्लॉकेड की, एक तरफ तो हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पैसेजवेज हैं वो बंद हैं बिकॉज ऑफ ईरान, लेकिन साथ ही अब वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स भी डिप्लॉयड हैं अमेरिकन लीडरशिप की वजह से, उनके ऑर्डर्स के मुताबिक, ट्रंप के जो ऑर्डर्स है उसके मुताबिक। तो सर ये जो नेवल ब्लॉकेड है, क्या ये ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कोई, और इसके नुकसानात क्या होने जा रहे हैं? देखिए, ये प्रेशर की बात नहीं है। अभी दोनों साइड्स की एजम्पशन ये है कि सीज फायर अभी खत्म नहीं हुआ, 21 अप्रैल तक सीज फायर है। तो सीज फायर के होते हुए ट्रंप का ये जो इकदाम है, ये इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर है। और मैं बता दूं, इसका नतीजा तीसरी जंग अजीम हो सकता है। अगर चाइना और रशिया इसके जवाब में आ जाएंगे तो फिर तो बड़ी जंग शुरू हो जाएगी ना। तो अभी वो उन्होंने बहुत अपने आप को रेस्ट्रेंट शो किया है, अगरचे चाइना ने वार्निंग दी है इनको कि ये खत्म करो, ये जो ब्लॉकेड नहीं
एक्सेप्टेबल नहीं है, रशिया ने भी दी है। तो ये तो यानी जो है सदर जो है ट्रम्प, ये तो बिल्कुल मैडनेस है, इट बिल्कुल इज। मैडनेस, पागलपन में हर चीज इसके में कोई ना कोई गलती होती है, हमाकत होती है। और इससे दुनिया का अमन जो है वो बहुत खतरे में पड़ गया है। बल्कि अमेरिका को इसने टोटली आइसोलेट कर दिया है। आज ना यूरोप इसके साथ है, एक भी मुल्क नहीं है यूरोप का साथ, ना नेटो इसके साथ है, ना कोई ईस्ट एशिया का मुल्क साथ है, ना जापान साथ है, न रशिया, न चाइना। मतलब मकसद ये है कि ये एक बहुत ही आइसोलेटेड इसने अमेरिका को कर दिया है। बल्कि अब तो एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर पैदा हो गया है, जिसमें अमेरिका जो है ये अपना जो जो सुप्रीमेसी का इसका स्टेचर होता था वर्ल्ड पावर के तौर पे, वो खत्म हो गया। जब ये अकेला रह गया, इसके साथ कोई मुल्क नहीं है, न न यूरोप है, न नेटो है, यानी आज ये जंग लड़ रहा है तो अकेला लड़ रहा है। सर यूके और फ्रांस वाकई के आज के भी बयानात देख लें अगर आप उनकी सिर्फ लीडरशिप को। इसराइल है जो, सिर्फ इसराइल इसके साथ लड़ रहा है बस। तो ये अमेरिका और इसराइल का जो कॉम्बिनेशन है, हेजेमनी थी। ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जी, और सर वो आप जो बात कर रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा चुके हैं और ये एविडेंट है। और सर न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर मैं बात करूं, उनके मुताबिक अमेरिका 20 साल पाबंदी चाहता था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, जबकि ईरान 5 साल पे रजामंद था। अब ये कहीं पे जो अगर लेट्स से कि सेकंड राउंड होता है इंशाल्लाह, तो इसमें कहीं बीच का रास्ता निकलेगा या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? और जो ट्रंप इंतजामिया वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंप्लीटली न्यूक्लियर जो उसकी पावर्स हैं उसको सरेंडर करने की तरफ धकेल सकता है? ये सब अखबारों में जो बातें आती हैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नेवर एन इशू। मैं बताऊं कि एक बड़ा एग्रीमेंट ईरान ने साइन कर लिया था इन वेस्टर्न ताकतों के साथ। 2006 में वो नेगोशिएशन शुरू हुई थी, 2015 में एग्रीमेंट तैयार हुआ था नेगोशिएट होके, और वो वियना में साइन 15 जुलाई 2015 में वियना में साइन हुआ था। वो सब जितने भी न्यूक्लियर के मुज़बरात या मामलात थे उन पे फैसला हो चुका था। इसने आके उस एग्रीमेंट को स्क्रैच किया बिकॉज नेतन्याहू डिड नॉट लाइक दैट एग्रीमेंट। उसके कहने पे वो कर दिया। अब भी जो भी कोई फैसला होगा वो उसी जो था एग्रीमेंट हुआ था उसी को कंटेंट्स को लेकर उसमें से कम, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज था। ईरान ने कभी नहीं ये कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है फॉर पीसफुल पर्पसेस, जो इसका इनएलिएनेबल राइट है अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी वो कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। तो ईरान हक बजानब है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल मकासद के लिए जारी रखने के लिए। वो जितना मर्जी ये कह ले, ईरान अपना हक से दस्तबरदार नहीं होगा। और उसमें पहले अमेरिका और मगरबी ताकतें सब मुत्तफिक थी, वो सिर्फ नेतन्याहू इन्होंने मिलके वो खत्म किया था। और उसके साथ ही फिर जेरूसलम को भी दारखलाफा इसराइल का तस्लीम कर लिया। फिर अब्राहम अकॉर्ड किया था कि इसराइल को रिकग्नाइज करवाना शुरू कर दिया अरबों से। तो ये जो है, जब तक ये कॉम्बिनेशन इसराइल और ट्रंप का रहेगा तो ये मामला चलते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि इसने ट्रंप ने ओपनली ये कहा है कि आई लाइक द पीपल लूजर्स। कहते हैं मैं ज्यादा उन लोगों को पसंद करता हूं जो मेरी खुशामद करते हैं, जो बैठ अपनी बड़ाई बातें नहीं करते। तो इस वजह से इसने बता दिया कि वो क्यों हमारे लोगों के साथ खुश है और क्यों उसकी नजर करम है हमारे लोगों से, क्यों वो रोज हर रोज ये जो हमें वेन्यू भी बनाया है। ठीक है, वेन्यू तो हमारी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल लोकेशन पाकिस्तान की, उस वजह से हमारी अहमियत है इन सारे मामलात में, बिकॉज खलीज की रियासतों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ, और तो अमन के मसले पर हमारा रोल है। और अभी हमें बहुत ये रोल अदा आगे चलकर करना होगा। मगर ये पहले ये इस जंग से हमें निजात हासिल करनी है जो इसने ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इस खित्ते पर मुसल्लत की हुई है। ठीक है सर, आपने जो नेवल ब्लॉकेड है उस पर ईरान के हद तक तो एड्रेस किया मुझे, लेकिन सर इसमें क्या चीन के लिए भी कहीं पे कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैगाम है कि भाई ये हम कर सकते हैं, आप भी इंटरवीन करें, आप भी सिचुएशन के दरमियान में जरा जंप इन करें और इसको डी-एस्केलेशन की तरफ लेके जाएं, और मे बी यूएस वांट्स इट टू बी एस्केलेटेड? देखिए, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है।
अच्छा। चाइना ने तो कह दिया कि खत्म होना चाहिए। और वैसे जो मेरी इत्तला है वो ये है कि चाइना का जहाज जो था तेल लेकर जा रहा था इस खित्ते से, उसको नहीं अमेरिकनों ने रोका, हम्म। वो नहीं, वो ने दिया है। तो मकसद है कि ये मसलहतें थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन इसको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए कि जबकि हम सीज फायर की कैफियत में हैं उसमें इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं करना चाहिए था। ये एक्ट ऑफ वॉर से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो मकसद है कि सारा पीस का जो प्रोसेस है उसको ये डूबियस बना रहा है, बिल्कुल नकारा बना रहा है, और पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा अगर ये इसी किस्म के सिलसिले चले। अच्छा सर, मोसाद के चीफ का भी बयान जो आज के उनकी गपशप बड़ी इंटरेस्टिंग है, वेयर ही सेड कि हमारा मिशन, मोसाद का मिशन ईरान में तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम वहाँ पे रजीम चेंज नहीं कर पाते। यानी कि रजीम चेंज की एक बार फिर से बात आ चुकी है, और हमने देखा कि, और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इजराइल नहीं चाहेगा कि ये डायलॉग सक्सेसफुल हो, और वो एज अ स्पॉइलर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हेंस द लेबनान अटैक्स एंड ऑल। तो सर, ये रजीम चेंज वाली बात में कितनी कोई सदाकत है, और इसमें वाशिंगटन की अब की बार हिमायत हासिल होगी? देखिए, ये जो रिजीम चेंज का मसला है ये ईरान को और इस खित्ते के दूसरे सब मुसलमान दूसरे ममालिक जो हैं उन सबको मिलकर इसराइल की रिजीम चेंज करने की जरूरत है। बस अच्छा, मसला हल हो जाएगा सारा। ठीक है। तो सर, अभी ये जो ईरान का आप कह सकते हैं कि गिरना नहीं, जो उनका सर्वाइवल है वो असल में बड़ा थ्रेट बना हुआ है, और इसलिए रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया जा रहा है। नहीं, ईरान जो है वो गिरने की सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ईरान का जो सिस्टम है बिल्कुल इंटैक्ट है, उनका जो रेवोल्यूशनरी पूरा स्ट्रक्चर है वो उसी तरह काम कर रहा है। जो जो इसकी ख्वाहिश थी कि 2 दिन में वो एक नई हुकूमत पुराने शहजादों पर मबनी वो इंस्टॉल कर देगा, ये नाकाम रहा है। असल में हकीकत ये है कि ईरान ने वो जंग जीत ली है। जो 40 दिनों की जंग थी, ईरान फातेह था, विक्टोरियस था, और अमेरिका ने वो जंग हार दी थी। और सच पूछे तो ये ट्रंप ने एक ट्वीट भेजा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि तुम ये इस तरह ये भिजवा के ये सीज फायर करवा दो, इसकी जरूरत है सीज फायर की। जब ये सीज फायर हुआ है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये साइड सबको मिलकर सीज फायर करवाया था। तो ये ट्रंप की जरूरत थी सीज फायर करना। वो जंग में अब इसकी इतनी कैफियत, इसकी फौज तक नहीं लड़ने को तैयार, वो रिजाइन कर रहे हैं। ये अपने मुल्क में अकेला बैठा है, इसके साथ कोई नहीं, सिवाय 2 तेलंगे हैं, एक पीटर हैक्सत हेक्सेट है, जी। वो मार्को रूबियो है जो क्यूबा का रिफ्यूजी है, जो यहाँ आके सियासत में ऊपर आ गया है। और वो खुशामदी लोग हैं, ये दोनों सारा बैठे हैं। जो ये है जैरेड वाइस कुशनर साहब भी प्रेसिडेंट, सर कोई खासे प्रैग्मैटिक नहीं है। देखिए ये वो दामाद है उसका, जी, ये जो वो प्रैग्मैटिक विटकॉफ, नहीं। ये वो तो बिल्कुल वो यहूदी, दोनों यहूदी हैं या बेसिकली। तो वो उनको वर्ल्ड वाइड मफादात जो अमेरिका के, उनको वो डील कर रहे हैं एज डिप्लोमेट्स। हालांकि उनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं, ना स्टेट डिपार्टमेंट या से ताल्लुक है, ना अमेरिका की किसी भी और इदारे से। वो सिंपली इट्स ए फैमिली अफेयर। ट्रंप के बेटा भी है, वो भी है व्हाइट हाउस में। जो बेटा वो बिजनेस करता है और बेतहाशा पैसे बना रहा है हर चीज में। ये सारे इसके फैसलों से स्टॉक्स बढ़ते हैं और कम होते हैं, और उसका फायदा वो बेटा उठाता है। तो इसने तो पूरा जो अमेरिका की प्रेसिडेंसी है और जितनी भी फॉरेन पॉलिसी, उसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाया हुआ है। ठीक। जितना भी फायदा होता है वो पैसा कमा रहा है, बस ये है। ठीक है शमशाद साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करने लगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये इस बात पे भी हमारी डिस्कशन होगी कि तेहरान जो 20 साला मुअत्तली का प्लान है अमेरिका की तरफ से, और जो एनरिच यूरेनियम है उसको कहीं और ट्रांसफ़र करने की बात है, बाहर भेजने की बात है, उस पर ईरान राज़ी क्यों नहीं हो रहा। और इसके अलावा भी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है मेरे पास, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मज़ीद बात करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है पूरी दुनिया की, ख़ास तौर पे इजराइल, ईरान, अमेरिका जंग जो तनाज़ा जारी है उसको लेके और जो डायलॉग की बात हो रही है उससे मुतालिक हमने पहले भी बात की है। मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं। इस हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सजाद काज़मी साहब। सजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया में जंग हो रही है वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर सामने आती है जी न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें ये बताया जाता है कि जो डेडलॉक हुआ डायलॉग का वो इसलिए हुआ कि ईरान कह रहा है कि हमने 5 साल के लिए जो हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट प्लान है, जो न्यूक्लियर प्लान है, उसको डिले कर सकते हैं, जबकि अमेरिका की डिमांड है कि भाई आप उसमें 20 साल की वो आप उसको मुअत्तल करें। तो यहाँ पे डेडलॉक आया है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये तो अमेरिका का कहना है कि जो मामला है वो यूरेनियम पर आकर फंसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो गुज़िश्ता साल जून में 22 जून को ग़ालिबन एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से अमेरिका ने जो है वो लॉन्च किया था ईरान पर, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि नटैंस और जो इस्फहान की मुख्तलिफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अगर उनको तबाह कर दिया गया तो आप यूरेनियम पर अब आकर बात क्यों जो है वो फंसी है। इससे कबल हम देखते हैं कि 2008 से लेकर महमूद अहमदीनेजाद जब उनका दौर था ईरान में, उस वक्त से लेकर अब तक हर साल ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ये कहते रहे हैं कि वो एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अगर ऐसा होता तो आप 20 साल होने को हैं, अब तक क्यों नहीं बना सका। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हमें जो इस्लामी हमें फतवा मिला है सुप्रीम लीडर की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि मैस डिस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो एटम बम हैं, वो हम नहीं बनाएंगे और इस मतलब हमारी वाज़े जो है गाइडलाइंस हमें मिल चुकी हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉडी है इंटरनेशनल, वो भी ये कहती नज़र आती है कि अब तक जो हमारी असेसमेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर तक मिडनाइट ऑपरेशन हैमर से कबल जो इंटरनेशनल बॉडी है उसकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वहाँ पर गए हैं और अभी तक हमारे पास ऐसी इतलात नहीं है कि वो एटम बम बनाने के करीब हों। आल्दो की अफजरदगी जो है वो तकरीबन 20% तक इनरिचमेंट से मुतल्लिक वो उसकी इतलात देते थे। अगर 20% भी है तो इंटरनेशनल बॉडी का ये खुद क्लेम है कि 90% के करीब जाकर ही यूरेनियम इनरिचमेंट हो तो एटम बम बनने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर न्यूक्लियर बॉडी को मान लिया जाए, इंटरनेशनल बॉडी को मान लिया जाए, 60%, इज इट 90%? नहीं, 90%, nearly 60%। इनरिचमेंट की हायर जो कैपेसिटी है जो कि रेफ्यूज करती है वो 90% के करीब होती है। 70% के करीब ऐसा होता है कि आप एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, लेकिन आपको मुख्तलिफ उसके बाद बावजूद भी 5 साल का एक अरसा चाहिए होता है अगर आपने एटम बम बनाने के हवाले से आगे बढ़ना है, मामला लेकर चलने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर रशिया के स्टाफ मौजूद था, रशिया के स्टाफ ने जाकर खुद बात भी की, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से बात की कि हमारे जो वहाँ पर मामला हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविल यूज़ के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए जो हम वहाँ पर एटमी जो वहाँ पर मामला चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविल यूज़ से मुतालिक हैं, जो कि हर मुल्क का एक राइट भी है। इसी तरह आप इंडोनेशिया को देख लें, जापान को देख लें, दीगर ममालिक को देख लें, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि अपने सिविल यूज़ के लिए, अपनी सिविल जो एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम चलते हैं। तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यूएस की स्पेसिफिकली उसमें जो अब तक की हम देखते हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर अब तक अमेरिका ग्रुप जो है, स्पेसिफिकली जो इसराइल की लॉबी है, वो हावी है। आप उसकी मिसाल वाज़े ले लें कि जेडी वेंस जब यहाँ पर आते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, काफ़ी खुशगवार माहौल में बातचीत चलती है और 10 पॉइंट जो हैं वो ईरान सामने रखता है और अमेरिका जो है 15 पॉइंट के साथ बात करना चाहता है, लेकिन एक पॉइंट के साथ बात की जाती है जेडी वेंस की तरफ से कि हमें एक पॉइंट पर भी तराज़ है। बाकी जो मेन कलीदी मामला था वो था कि एक जॉइंट वेंचर जो होती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने से मुतालिक, जिसमें ईरान का ये मानना था कि वो अमेरिका को इस खिते से दूर करना चाहता है। वो ये चाहता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो वेसल जंग से कबल 70 के करीब गुजरती थी, अब उन पर वो फीस या टोल जो है वो रखना चाहता है और उसमें भी वो ये चाहता है कि जो इसकी फ़ीस कलेक्ट होगी वो अपनी जो डिस्ट्रक्शन हुई है और जो उस पर पाबंदियाँ हैं उसको अजाला कर सके। अमेरिका का इस हवाले से ये कहना था कि जॉइंट वेंचर अगर की जाए, जॉइंट फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें अमेरिका को भी फ़ायदा हो, ईरान को भी फ़ायदा हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे तो हम आते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम मज़ीद बात भी करेंगे सजाद, लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो यूरेनियम रिलेटेड जो अफेयर्स हैं, उसकी इनरिचमेंट से रिलेटेड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें 20 ईयर्स और ये 5 ईयर्स वाली एक बहस आ चुका है। Now that we are talking about it, what do you believe? Why is Tehran so stubborn about this कि वो 20 साल की मुअत्तली नहीं चाहता, वो 5 साल की मुअत्तली चाहता है? और दूसरा जो एनरिच यूरेनियम है उसको बैरून मुल्क मुंतकिल करने की जो बात है उस पर अभी तक तेहरान अग्री नहीं हुआ।
व्हाट डू यू बिलीव कि ये इसकी वजह क्या हो सकती है? आपकी बात बिल्कुल वजह है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो है एक मामले के ऊपर आकर जिदबाजी जो है वो की जा रही है। ये डोमिनेंस की पॉलिसी है इंटरनेशनली। अगर आप देखें इसको कि ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर हमने ये बात मान ली तो हमने मेज़ के ऊपर हर चीज़ हार दी है, और अमेरिका के ये खुद कहना है कि ईरानी जो है मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो उसमें उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। आल्दो के उनके कुछ मज़ीद अगर बात कर लीजिए उसमें मुख्तलिफ पहले डायलॉग के नेगोशिएशन से मुतालिक जो है वो अदवार होते रहे, उसमें भी ईरानी जो है वो डोमिनेट करते हैं। ईरान का ये मानना है कि अगर हमने यूरेनियम के हवाले से अगर बात मान ली तो हमारे दीगर जो मामलात हैं उस मुतालिक भी हमें जो है वो बो डाउन करना पड़ेगा। अब इस तमाम सिनेरियो में अमेरिका और ईरान की जो स्पेसिफिकली चपकलिश है वो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम बाज़ाहिर है, लेकिन अंडरग्राउंड वो ये चाहते हैं कि हमें गल्फ़ के अंदर भी इंटरफेरेंस दी जाए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू जो है काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस मुज़ाकरात के बाद जेडी वेंस जैसे ही रवाना हुए हैं तो इवन कि नेतन्याहू ने खुद कहा है कि मुझे ब्रीफ किया गया, जेडी वेंस की तरफ से बताया गया कि सिर्फ इस मामले के ऊपर जो है बात बनी है। उसके साथ अगर हम इंटरनेशनली इसको देख लिया जाए तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू को इस हद तक ब्रीफिंग जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत में दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ अफेयर को कि जो कि अमेरिका आगे लेके बढ़ता है। तो ये ज़िदबाजी की है, और इस मतलब हमने पहले देखा भी है कि इसराइल ये खुद कहता रहा है कि जब तक जो रजीम है वो चेंज नहीं होगा, उससे रिलेटेड जितने मामला हैं स्पेसिफिकली ये यूरेनियम से मुतलिक हैं या इसके सैंक्शन से मुतलिक है, एसिड फ्रोजन से मुतलिक हैं, ये तो या प्रॉक्सीज़ के हवाले से जिसको वो ये कहता है कि ये प्रॉक्सीज़ ऑफ ईवल है, लेकिन ईरान को कहता है कि प्रॉक्सीज़ ऑफ रेजिस्टेंस है। अब इस तमाम मामलात के ऊपर बातचीत की जा सकती है, लेकिन इंटरनेशनली आपने अगर कोई चीज़ लेकर चलनी है तो आपने उसको मुस्बत चेहरा दिखाना है कि हमने तो यूरेनियम की बात की है जो कि अमन से मुतलिक रिलेट करती है। अब इस रिलेटेड जो है अमेरिका की ये बयानबाजी जारी है कि हमें सिर्फ यूरेनियम पर मामलात हैं। आल्दो के बताया नहीं जा रहा कि बाकी जो 9 पॉइंट से उस पर किस हद तक पेशरफ्त हुई है, उस मुतालिक क्या क्या अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या उसमें अमेरिका ने अभी तक क्या जीता या क्या खोया या क्या पाया है। अब इस तमाम सिनेरियो में ईरान डोमिनेंसी ये दिखा रहा है कि वो कहता है स्टेट ऑफ हॉर्मस में इख्तिलाफ़ात हैं। वो ये कहता है हम 5 साल हम जो है इसके हवाले से प्रोग्राम मुअत्तल करने के लिए तैयार हैं, उसमें इंटरनेशनल ग्रांटर मांग रहा है। लगता है सजाद कि इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा? क्योंकि जब ये इस्लामाबाद पीस टॉक्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल हुए तो हम लोग शायद ये एक्सपेक्ट, एक ख्याल ये भी आता है कि अब पता नहीं क्या होगा, अब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं कोई मामला। लेकिन आज ये जो रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई अमरीकी जरीदों की तरफ से, तो फिर ये उम्मीद एक बार फिर से आई कि दोबारा मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। और ये 5 और 20 की जो बहस है वो हमेशा, जैसे हम दुकानदार के पास भी जाते हैं तो मैडम 1500 की चीज़ मैंने बताई है, मैडम जो है वो 300 की बताती हैं तो 500 कुछ फाइनल हो जाता है। तो अब ये 5 और 20 के दरमियान भी मुझे लगता है कि 10-15 में कुछ हो सकती है बहस। मुझे ये लगता है कि इस तमाम मुज़ाकरात में जो है टाइम लीवरेज लिया गया है, और अमेरिका की कोशिश थी कि उसकी एनर्जी फैसिलिटीज़ जो कि वहाँ पर काफ़ी कोलैप्स कर रही हैं, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है। अब इस तमाम सिनेरियो में आप देख लें कि $4.5 की जो गैस है वो हो चुकी है, गैसोलीन हो चुकी है अमेरिका में, जो कि पहले $1 की थी इस वार से पहले। अब ओवरऑल देखते हैं कि कमोडिटी क्राइसिस जो है वहाँ पर चल रहा है, प्राइसेस हाइक्स हो रही हैं। अब वो ये चाह रहा था कि 2 हफ्तों की जो लीवरेज हमें मिली है, जो किसी फायर की तनाज़र में मिली है, उसमें हम डायलॉग भी करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मस से मैक्सिमम अमाउंट में ऑयल भी ले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की ये खुद कहना है कि 40 दिनों के हमारे पास रिजर्वायर होते हैं ऑयल के, यानी कि वो 40 दिन मजीद अगर जंग लेके चलना चाहता है तो उसको वहाँ पे रिजर्वायर चाहिए थे। अब इस तमाम सिनेरियो में इसकी कोशिश थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से एक्सेस मिले, जो कि नहीं मिला। अब इसी तनाज़र में इवन कि ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका ये कहना है कि हम सीज़ फायर को बढ़ाएंगे नहीं, अगर बढ़ाना पड़ा तो हमें अपनी मुज़ाकरात का जो है वो पाकिस्तान में करने हैं, और इवन कि अमेरिका ये कहता है कि जनेवा में हमने करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मुतल्लिक ये वाज़ेह तौर पर दोनों जो है अफ्रीकैन मान चुके हैं कि यहाँ पर डायलॉग जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहने के चांसेस होते हैं। हाल दो कि इसराइल इसको मुनव्वर करना चाहता है। इससे कबल हमने देखा कि इसराइल जब भी मुज़ाकरात होते हैं उस दौरान वो कोई ना कोई स्ट्राइक्स करता है। अब इस तमाम सिनेरियो में सीज़ फायर की अगर एक्सटेंशन भी होती है या बातचीत यहाँ पर रुकती भी है, इस दौरान मज़ीद जो है वो फ्रेजाइल सिचुएशन में स्ट्राइक्स हो सकती हैं और दोबारा से सीज़ फायर की वायलेशन हम देख सकते हैं। आल्दो के इस तनाज़र में ईरान का ये मानना है कि हम सीज़ फायर की वायलेशन नहीं करेंगे, और इस तनाज़र में हमने देखा कि सऊदर्न लिबनान जो है, बेका वैली है, बैरूत है, वहाँ पर जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं उसमें भी क्लेम ये किया जा रहा है कि ईरान जो है वो वहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहा है, जो कि स्पेसिफिकली ईरान की तरफ से तरदीद की जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल मजमूई तौर पर ये चाहता है कि ईरान पर एलिगेशन लगाई जाए सीज़ फायर वायलेशन के, फिर से स्ट्राइक कंडक्ट किए जाए। उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख लें कि वहाँ पर उनके बेन ग्वायर जो मिनिस्टर हैं फार राइट अप्रोच के, इसके साथ नेतन्याहू हैं, वो ये 12 कहते नजर आते हैं कि हमें ईरान में अभी तक भी कुछ टारगेट्स ऐसे हैं जिसको अभी तक हम चेज़ नहीं कर सके, अभी हमें उसको दोबारा से हिट करना है। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट जो हैं वो अगर उसने चेज़ करने हैं तो उसका मतलब है सीज़ फायर ख़त्म करनी है, वायलेशन करनी है, उसके बाद हमने वार को एक्सटेंड करना है।
ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में साथ ही मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब ने। अशफाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हम लोग ये डिस्कस कर रहे तरह से जो डायनामिक्स हैं वो पूरी दुनिया के बदल तो चुके हैं जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, लेकिन सर अब हम डायलॉग की बातें फिर से देख रहे हैं कि दूसरा मुज़ाकराती राउंड हो सकता है। इस्लामाबाद ने ऑफर कर दिया है कि आप इस्लामाबाद में आके करें। व्हाट डू यू कंक्लूड आउट ऑफ दिस सिचुएशन सर? नम्रा, जब ये मुज़ाकरात का हमारे डेडलॉक का शिकार हुए थे, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ एक बात बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ जी, कि जहाँ पे अमेरिका इस वक्त खड़ा है, प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी दोबारा जंग में वापस जाना नहीं चाहेंगे। उनको बड़ी मुश्किल से एक एग्जिट विंडो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, मे भी उनकी डिजायर पे की है या उनकी रिक्वेस्ट पे की, तो वो इस विंडो को अवेल करके बाहर निकले। लेकिन बट दूसरा ये है कि जब वो बाहर निकले तो अभी विक्टोरियस हो के वो पब्लिक के सामने जाना चाहते हैं, तो आके जो उनका लॉस्ट पॉलिटिकल कैपिटल है उसको थोड़ा रीगेन करें मिड टर्म इलेक्शन से पहले। इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि ईरान का नेवल ब्लॉकेट क्यों किया है, ये मुज़ाकरात दोबारा होने ही होने, आखिर पे जंग ने ऐसे ही बंद होना है, तो वो क्यों किया है? ये मैसेज है अमेरिकन अवाम को और कि हम ताकत के बल पे दोबारा मुज़ाकरात पे लेके आए ईरान को, और ताकत के बल पे हमने ये जो ट्रॉफी है जीती है, ये फतह आपको मुबारक हो। वो इसको कैश करना चाहते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी नेवल ब्लॉकेट की, बस ये पीछे था। दूसरा ईरान का आ जाए, ईरान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है दोबारा जंग में जाने का। बाकी सब के लॉसेस की बात होती है, ईरान के लॉसेस की बात नहीं हुई अभी तक। ईरान को अब तक 145 to 150 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो चुका है। कोई तकरीबन 1,23,000 रेजिडेंशियल यूनिट, हेल्थ यूनिट्स उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके बाद 836 उनके जो यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, मोबाइल हॉस्पिटल ये तबाह हुए हैं, उनके ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन। उसके बाद वो ठीक कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि उनकी जो नेवी है, एयरफोर्स तो थी ही नहीं, वो तो वैसे ही नीचे खड़ी हुई थी, उड़ाई नहीं है उन्होंने, उसको वाइप आउट किया उन्होंने। उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहला फेज था, जब उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को उनका जो है नॉकआउट किया, उसके बाद उनको एयर स्पेस मिल गई, पूरी एयर सिक्योरिटी आग कर गए। देयरफॉर इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक और बड़ी कोशिश की कि नेवल ब्लॉकेट करके जो और कहे जी कि मैं ईरान की बंदरगाह से और ईरान के अंदर से या बाहर से ईरान की तरफ जाने वाले जहाजों को नहीं जाने दूंगा। वो कौन से जहाज हैं? वो सारे चाइना के जहाज हैं, ठीक है ना। इस सूरत में चाइना ही जा रहा है ना वहाँ पे ऑयल लेने, एनर्जी लेने, बाकी चीजें लेने के लिए। तो चाइना को इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी के तौर पे उन्होंने फोर्स किया कि आप जंप इन करो अभी इस सिचुएशन में और इंटरफेयर करके ईरान को मजबूर करो कि रिजॉल्व करो इशू को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला ले आया सामने, हाँ जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला कि उनको वो कर रहे हैं। और चाइनीज का बयान भी आया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं स्ट्रेट के ऊपर। तो देयरफॉर ईरानियन जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते दोबारा जंग में जाने के लिए। अच्छा सर, यू बिलीव कि ये जो अब सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसमें ईरान ने अपनी प्रेशर टैक्टिक्स वो तो फर्स्ट डे से ही अप्लाई कर रखी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके। अब यूएस की तरफ से जो नेवल ब्लॉकेड हो चुका है वो ईरान और चाइना पे अल्टीमेटली प्रेशर बिल्डअप करने के बराबर, यानी कि दोनों फरीकें ने अपनी पावर का भरपूर मुजाहिरा करके एक दूसरे को प्रेशराइज कर लिया, और अब जो सिचुएशन डेवलप होगी वो किसी बेहतरी की तरफ होगी कि निगोशिएट करना पड़ेगा दोनों फरीकें को। देखिए, इस जो सिचुएशन डेवलप की है उन्होंने नेवल ब्लॉकेट करके, अभी जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें नेवल ब्लॉकेट का 5% हिस्सा डाल लें आप, ठीक है ना। जो इंटरनल डायनामिक्स हैं ईरान के, वो ईरान को एक मौका मिला जब पूरी वर्ल्ड जो है आके ईरान के साथ खड़ी होगी, वरना ईरान आइसोलेशन में रहा है 15-20 साल, ठीक है ना। और जो इसकी प्रॉक्सीज थी मिडल ईस्ट, उनको सपोर्ट करने के चक्कर में दुनिया इनको अच्छी नजरों से नहीं देखती थी, तो अभी दुनिया इनके साथ हाथ खड़ी होगी। अगर ये जंग बंदी नहीं करते और टर्मिनेशन नहीं आते वॉर टर्मिनेशन के ऊपर, तो ट्रंप उनको इन्वेस्ट करेगा पूरी दुनिया को कि मैंने इसको मौका दिया था, ये इस मौके पे नहीं आया, एग्रीमेंट नहीं किया, तो दुनिया को दोबारा इनके खिलाफ लाख खड़ा करना की कोशिश करेगा और ईरान फिर आइसोलेशन में जाएगा। तो ईरान उस आइसोलेशन में भी नहीं जाना चाहता दोबारा। ये विंडो जो उसके लिए खुली है वो भी इसको अवेल करके पूरे वर्ल्ड कैनवस पे आना चाहता है, वापस सैंक्शन उठाना चाहता है। जो इकोनॉमी गिरी हुई है, लोगों ने तकलीफें देखी हैं 40 साल की, उसको बेहतर करना चाहता है।
दोनों ही चाहते हैं कि जंग बंदी हो और परमानेंट हो और मसला नेगोशिएशन से सेटल हो। जी चले। अच्छा सुजात, आप मुझे ये बताएं कि आज जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके चीफ का ये बयान बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, वेयर ही सेड के तेहरान के दिल के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमें ऑब्वियसली बात है कि पहले से ही पता है, वो जो डीकैपिटेशन को सिर्फ हम देख लें तो उसे पता चल जाता है कि भाई कितने ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्सेस हैं सिस्टम के अंदर ही, और ख़ासतौर पे ह्यूमन इंटेल की अगर मैं बात करूं जो कि मोसाद को दी जा रही है ईरान के अंदर से। तो ये ईरान के अंदर जो सिक्योरिटी के संगीन एक स्पेस, एक वैक्यूम खला मौजूद है, उसको किस हद तक इंडिकेट करता है ये बयान भी? देखिए, इंटेलिजेंस लीकेज तो ईरान में है और इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है कि हम जो इस्माइल हनिया को हिट किया गया, बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह के लीडर को लेबनान में हिट किया गया, हसन नसरुल्लाह को। फिर हमने देखा कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिट किया गया। हमने देखा कि लीडरशिप याहिया सिनवार को हिट किया गया। अब ये टॉप की टीयर, और इसमें खूबसूरती ये देखें कि जब इसराइल हिट करता है उसके फौरी बाद वो इसको इंडिकेट करता है कि हमने इसको हिट किया है, और उसके बाद फिर 1-2 दिन में इसकी वजाहत और कन्फर्मेशन आती है। ईरान की अच्छी चीज़ ये है कि वो इसकी कन्फर्मेशन कर देता है, अपने नुकसान को मान लेता है। अब इसराइल इसको मानता नहीं है। अब अभी गुज़िश्ता एक हफ्ते में आप डाटा उठा के देख लें, अब मुसलसल जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं इसराइल की तरफ से सदर्न लेबनान में की जा रही हैं, वो एज मैस एवैक्यूएशन की जा रही है वहाँ पर लोगों की तरफ से, और वहाँ पर जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, लाइवलीहुड को तबाह किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी उनको टॉप टीयर की जो लीडरशिप है वो मारी नहीं गई। उसकी वाज़ेह मिसाल ले लें कि गुज़िश्ता रोज़ एक बयान आया जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं उनकी तरफ से, और जो कि इस चीज़ की निशानदेही करता है कि वो सेफ हैं। अब इसी तरह के हम दीगर जो अब देखें जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनसे मुतालिक भी चमा गोइयाँ की गई इसराइल की तरफ से कि उनको भी हिट किया गया है। आल्दो कि अब इंफॉर्मेशन लीकेज जो है उसको किस हद तक जो है स्टॉप डाउन किया गया है ईरान की तरफ से और स्पेसिफिकली लेबनान की तरफ से। अब जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं वो अंधाधुंध की जा रही हैं, यानी कि अब उनके पास टारगेट्स नहीं हैं ऑन ग्राउंड जो कि चेज़ किए जा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो नुकसान है वो देने की गर्ज से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अब मोसाद के चीफ का बयान आप देख लें, उसके साथ उनके जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं उनका बयान देख लें, मुसलसल वो इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहे हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीज फायर नेगोशिएशन सोफा, जिसका मतलब है कि वो दे विल ब्रेक इट डाउन। तो उसके लिए हम देख लें कि वो कुछ न कुछ जवाब क्रिएट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल फेस सेविंग के तौर पर भी कुछ बयानियाँ बनाना चाहते हैं कि हमें यूरेनियम से मुतालिक मामला थे। ईरान ने कुछ जो सीज़ फायर की वायलेशन की है, स्पेसिफिकली गल्फ के कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करना चाहते थे एज अ लार्ज, वो एक वार को जो है आप ब्रिंग करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। इसका वाज़ेह मिसाल है कि ईरान ने डिप्लोमेटिकली उनको पहले कन्वे किया था गल्फ कंट्रीज़ को, यस वी आर हिटिंग पर वी आर हिटिंग आवर ओन टारगेट्स। अब उसमें स्पेसिफिकली जो इसराइल ने ये स्टांस लिया था कि गल्फ कंट्रीज़ की वायलेशन की जा रही है, उसके बाद उसकी स्टांस लिया कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है स्पेसिफिकली ईरान की, वो जो है वो दुनिया भर के लिए और खिते के लिए जो है अमन के ख़िलाफ़ काम कर रही है। अब इस तमाम सिनेरियो में ईरान ने जो जवाब क्रिएट किया वो ये किया है कि टारगेट्स हमारे पास भी हैं, टारगेट्स आपके पास भी हैं, लेकिन अगर आप वायलेशन करेंगे तो देन वी विल हिट बैक यू। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में नेगोशिएशन फ्रेजाइल सिचुएशन में है, दोनों की तरफ से मुज़ाकरात, अमेरिका और ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका खामोश है, इसराइल जो है काफ़ी हद तक डोमिनेंट होकर आगे और इसमें जो मामला सबसे ज़्यादा बिगड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो ब्रिगेडियर साहब खलीजी ममालिक के साथ भी है। अभी मैं ये देख रही हूँ कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि जो 5 खलीजी ममालिक हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, उर्दन, इन पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है ईरान की तरफ से कि इन्होंने अमेरिका और इजराइल की मुआवनत की, इनको मदद फराहम की है इस पूरे जर्नी में, ये पूरे स्टैंड ऑफ के दरमियान। और जो 5 ये जो खलीजी ममालिक जिनके मैंने नाम गिने, उनसे $270 अरब का मुतालबा किया गया। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ईरान के लिए खुद ही बड़ी मुश्किल सिचुएशन डेवलप नहीं हो जाएगी इसकी वजह से, और जो मुज़ाकरात होने लगे हैं जहाँ पे अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता भी है कोई मुसलमान मुल्क, कोई खलीजी मुल्क ईरान के लिए, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये हरजाना जो अदा करने की बात कर रहा है ईरान, इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ना ही ये होगा। ये एक आप कह लें कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है अच्छा अपने इंटरनल ऑडियंस की कंजप्शन के लिए, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है किसी भी सूरत में। ओके और इसमें बहुत अच्छी तरह ईरान को पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मुझे नहीं पता, मैंने ये खबर नहीं सुनी कि ये किस लेवल से खबर इशू हुई है, न्यूज इशू हुई है। सर कुछ टर्किश और ईरानियन मीडिया जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है, ऑफ कोर्स इसमें मजीद क्लैरिटी की जरूरत होगी, लेकिन फिल वक्त ये खबरें इस वक्त इवन पाकिस्तानी मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई। हाँ, लेकिन आप देखें कि अगर ऐसी कोई अंदर इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस होती या डिवीजन होती, पाकिस्तान ने इस पर बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया हुआ है। पाकिस्तान को बिल्कुल पता था कि अल्टीमेट एम इजराइल और यूएसए का क्या है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको पिच कर दें ईरान के अगेंस्ट, उन्हों को आपस में म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के तौर पे, एश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के तौर पे
लड़ा दें और उसके बाद जब कुछ ना रहे तो इसराइल जो है ना वो डोमिनेंस हासिल कर ले खित्ते में और लंबे अरसे के लिए और तेल शेल के जखायर पे भी कब्जा कर ले। तो पाकिस्तान ने दोनों साइड को समझा के, आपने देखा कि अभी जो ही डाउन साइज हुआ, थोड़ा सा बातचीत हुई, तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की है सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से और उनको रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, और इनकी कतर वालों से बातचीत हुई है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई बयान ईरान की तरफ से जाएगा और ना जा सकता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने बड़ा ईरान का साथ दिया, इनको जवाब ना दे के सस्टेन किया, सारा इंजरी सस्टेन किए हैं, लॉसेस किए हैं, लेकिन किसी ने ईरान को जवाब नहीं दिया। सिवाय एक आध कंट्री जो वो पता है कौन है, जो जाके यूएसए के साथ खड़ी हुई, इजराइल के साथ खड़ी हुई, बाकियों ने कोई ऐसा नहीं किया। मैं नहीं समझता कि हमारे मुसलमान भाई आपस में इस तरह करेंगे और कोई डिवीजन क्रिएट होगी। ये भी प्रोपेगेंडा मिशनरी काम करती है मोसाद की, इजराइल की और बाकी एंटी मुस्लिम जो लॉबीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं हाँ करने के लिए। जी बिल्कुल, चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब, सर आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सजाद काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद का बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दुआ ये होगी प्रोग्राम के एंड पे कि जो भी हो वो बेहतर हो, पाकिस्तान के हक़ में, मुसलमानों की हक़ में, हमारे जो मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में बहुत सी जुल्म, जबर और बर्बरियत का शिकार है, उन सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये जो इस वक्त हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं और हर कोई ही किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। सो सबके लिए दुआएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।